सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और अभी बज रहे हैं दोस्तों आपके सुबह के 5:30। और ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है आपकी सुबह में 5:30 बजे। तो आप सभी साथी सुबह में 5:30 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और आज दोस्तों आपकी 11 अप्रैल है, तो आज हम लोग 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी साथी पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। और आज के जो क्लास क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार पहले हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 10 अप्रैल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी कहाँ बूथ राब्ता नामक एक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। तो पंजाब के अंदर सागर कवच अभ्यास का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया है, तो लक्षद्वीप के अंदर। मार्च 2024 में किस देश ने भी रूस से सबसे अधिक मात्रा में कच्चे तेल का आयात कर अभी भारत को पीछे छोड़ दिया है, तो चीन ने। अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ने इसे हॉनरली फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। इस साथ ही भारतीय मूल के डॉक्टर रघुराम को दुनिया के भी सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का जो खिताब है ये किससे मिला है, तो जॉन अल्फ्रेड टीनेजवुड को। और इनका संबंध किस देश से है, तो ब्रिटेन से। इस देश ने भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है, तो फिलीपींस ने। और ये जो साथियों अभ्यास है ये दक्षिण चीन सागर के अंदर आयोजित किया गया है। डिमेंशिया पर ब्रिटेन की शोध टीम ने भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को अभी शामिल किया है, नाम इनका अश्विनी केशवन। आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब ये किसने जीता है, तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने, जिसका संबंध किससे है, तो कोलकाता क्लब से। इसके बाद हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था 10 अप्रैल को, जो कि हर साल आपका मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस। किस राज्य के भी मिरज में बने सितार और तानपुरा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा मिला था, तो महाराष्ट्र के पुणे के। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसने मार्च महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी थी। और ये हर महीने दिया जाता है आईसीसी के द्वारा। मार्च महीने में पुरुषों के लिए दिया गया था श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस को, जबकि महिलाओं में से किसे मिला था, तो इंग्लैंड की मिया बाउचर को। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी सब मेटा रेजोल्यूशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाली भारत की जो पहली प्राइवेट कंपनी है ये कौन सी बन गई है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इसने भारत की पहली निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह जिसका नाम है TSAT-1A इसको लॉन्च किया है। और ये जो साथी TSAT-1A उपग्रह है इसका निर्माण किसने किया है, तो टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सैटेलाइट कंपनी है, इसी के सहयोग से किया है। उपग्रह को प्रक्षेपित कहां से किया है, तो उपग्रह को जो प्रक्षेपित है ये 7 अप्रैल को किया है अमेरिका का जो केनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, यहीं से इसको लॉन्च किया है। और जबकि यदि आप लोगों से पूछे कि इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो इसका साथी जो गठन है यानी कि स्थापना 2007 के अंदर हुई थी। मुख्यालय इसका है तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर। अध्यक्ष इसके बनमाली अग्रवाल। और वर्तमान में इसके सीईओ ये कौन है, तो सुकरन सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए आज का। ये आज का साथी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, स्टार मार्क कीजिएगा। अभी अप्रैल 2024 में क्ले कोर्ट पर मास्टर 1000 टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले जो भारतीय हैं ये कौन बने हैं। नाम इनका साथी सुमित नागल। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथी सुमित नागल है ये मोंटे कार्लो मास्टर में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले अभी पहले भारतीय बन गए। और इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने 35वीं रैंकिंग वाले इटली के मोटेओ अर्नाल्डी को हराया है। और ये साथी विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन के बाद मोंटे कार्लो में मुख्य ड्रॉ में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं। अच्छा, मोंटे कार्लो मास्टर का संबंध किससे है, तो ये साथी पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है और ये हमेशा फ्रांस के अंदर ही आयोजित किया जाता है।
अब ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने मियामी ओपन के बारे में पढ़ा था, तो एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। अभी मैंने आपको रिसेंटली डिस्कस करा था कि जो मियामी ओपन 2024 है, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो यूएसए की डैनियल कॉलिंस ने। जबकि इसी में साथ ही जो पुरुष एकल का खिताब जीता था, ये इटली के जेनिक सीनर ने जीता था। और जबकि मियामी ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता था, तो भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने। अब बात करते साथियों हम इसी के साथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में, क्योंकि इस एक साल में क्या है कि 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले आयोजित किया था ऑस्ट्रेलियन और सबसे आखिरी में यूएस ओपन आयोजित किया जाता है। और ये भी पूछता है दोस्तों कि ये खेले किस कोर्ट पर जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले कि जो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन है, ये दोनों खेले जाते हैं आपके हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन आपका खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर। जबकि विंबलडन ओपन आपका किस पे खेला जाता है, तो ग्रास कोर्ट पर, यानी कि घास के मैदान पर। जिसमें से जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये अभी आयोजित किया जा चुका है। तो एक बार हम लोग इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। इसमें साथ ही जो पुरुष सिंगल का खिताब है, ये इटली के जेनिक सीनर ने ही जीता है। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का जो खिताब है, ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने ही जीता है। खाली आपको इसमें ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो बेलारूस की आरेना सबालेंका ने। और मियामी ओपन में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो महिला एकल का खिताब जीता है, ये डैनियल कॉलिंस ने जीता है। बाकी सब सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिएगा। हाल ही में जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित जो मुद्रा है, ये किस देश में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है। दरअसल साथी जो जिग नामक नई स्वर्ण मुद्रा है, ये जिम्बाब्वे ने शुरू की है। और ये जो जिग बैंक नोट है, ये 1 से लेकर 200 के बीच के मूल्य वर्ग के होंगे। जिग का जो नाम है, इसका अर्थ क्या है, तो जिम्बाब्वे में गोल्ड। हालांकि साथियों जो जिम्बाब्वे है, यहाँ पर अमेरिकी डॉलर कानूनी मुद्रा बना रहेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे में 85% जो लेन देन है ये अमेरिकी डॉलर के माध्यम से ही होता है। लेकिन इसने क्या है कि अभी नई मुद्रा शुरू कर दी है। अब पहले हम लोग जिम्बाब्वे के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मैप के माध्यम से समझिए। ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये जो आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, तो हरारे। मुद्रा क्या चलती है, तो अमेरिकन डॉलर। और अब चलेगी यहाँ पर जिम्बाब्वे गोल्ड। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो एमरसन मनांगांगवा। और यहाँ पर साथियों आप लोगों को एक देश और दिखाई दे रहा होगा, जाम्बिया देश। यहाँ से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था रिसेंटली। ये जो जाम्बिया है, इसने सूखे के कारण अभी यहाँ पर आपात स्थिति की घोषणा की थी। और इसी के साथ में जो जाम्बिया है और मलावी, इन्होंने भी कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अभी किस देश में विदेशी सेतु बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार फाइनली हासिल कर लिया है? तो ये जो दोस्तों सेतु बंदरगाह है, ये म्यांमार के अंदर है। और फाइनली क्या है कि अभी भारत ने इसको संचालित करने के लिए अधिकार हासिल कर लिया है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं हम लोग पहले सेतु बंदरगाह के बारे में। तो याद रखिएगा साथ जो सेतु बंदरगाह है, ये ईरान के चावर बंदरगाह के बाद ये दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसका संचालन भारत करेगा। और म्यांमार का जो सेतु बंदरगाह है, इसके संचालन से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य, इनको लाभ होगा। सेतु बंदरगाह के विकास के लिए भारत सरकार जो है, ये म्यांमार को $500 मिलियन का अनुदान प्रदान करेगी। अब बात करते हैं पहले हम लोग म्यांमार के बारे में, तो मैप के माध्यम से समझेंगे। तो ये साथी म्यांमार है, जिसकी सीमा भारत के 4 राज्यों के साथ लगती है। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत अभी म्यांमार के बीच में 1600 किलोमीटर की जो है ये बाढ़ लगाई जाएगी। इसकी सीमा 4 राज्य कौन कौन से लगती है, तो एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरी लगती है इसके नागालैंड के साथ, तीसरी लगती है मणिपुर के साथ, और चौथी लगती है मिजोरम के साथ में। म्यांमार की राजधानी के बारे में बात करें तो ये नेपीडा। मुद्रा क्या चलती है, तो बर्मिस क्या, क्योंकि म्यांमार का जो पुराना नाम था ये बर्मा था। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, तो ये कारवाक है, इनका नाम है माइंड इसबे। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में योग महोत्सव का जो आयोजन है ये किस स्थान पर किया गया है? तो ये क्या है दोस्तों, पुणे के महाराष्ट्र के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसके 75वें योग महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया है? तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा। क्योंकि साथियों जो संयुक्त राष्ट्र है इसने 21 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था, जबकि पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह है ये 21 जून 2015 को नई दिल्ली के राजपथ में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं आप लोगों के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो रमेश बैस, जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल हुआ करते थे। और राजधानी यहाँ की मुंबई। और ये और याद रखिएगा कि 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के द्वारा हाफ मैराथन का जो आयोजन है ये किस शहर में किया जाएगा? तो ये दोस्तों अक्टूबर महीने के अंदर किया जाना है। और कहां पर? तो नई दिल्ली के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल जो भारतीय नौसेना है ये 6 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में हाफ मैराथन दौड़ के आयोजन की इसने घोषणा की है। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंध को मजबूत करना और रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। और ये जो मैराथन है ये 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की होगी। बात करें थे दिल्ली के बारे में, तो अभी साथियों जो दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं इनका क्या नाम है? तो विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी साथियों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क के करिएगा। हाल ही में किस देश के अभी हार्डेस्ट गीजर ये अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो इनका साथियों जो संबंध है ये ब्रिटेन से है। और ये अभी अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं जिनका नाम है हार्डेस्ट गीजर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इससे साथियों इन्होंने पूरा कितने दिनों में किया है सबसे लंबी दौड़ को? तो 352 दिन से भी अधिक समय में। हार्डेस्ट गीजर ने क्या है कि इन्होंने 10,000 मील से अधिक की दूरी तय की है। और ये 16 देशों से होकर गुजरे हैं। साथ ही इन्होंने क्या है कि 19 मिलियन से अधिक कदम चले हैं। अब बात करते हैं आपके ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? तो लंदन। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? तो पाउंड स्टीलिंग। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गुड़ी पड़वा का जो पर्व है ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये साथी जो गुड़ी पड़वा पर्व है इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसे महाराष्ट्र में जो है ये गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। जो कि कब शुरू होता है? तो ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र प्रतिपदा में शुरू होता है। गुड़ी पड़वा से ही क्या है साथियों कि राम जन्मोत्सव कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है। और गुड़ी पड़वा को जो दक्षिण भारत है जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यहाँ पर इस फेस्टिवल को उगादी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। जबकि इसे सिंधी जो लोग हैं इस त्योहार को चेटी चंड कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में इस पर्व को क्या है कि नवरे त्योहार के नाम से जाना जाता है। और जबकि उत्तर भारत के राज्यों में इस त्योहार को जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन इलाकों में इस पर्व को क्या है कि चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्स है यानी कि सीआरपीएफ, इसका जो शौर्य दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 अप्रैल को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो सीआरपीएफ है इसके बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 9 अप्रैल को पराक्रम दिवस या फिर शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल जो सीआरपीएफ है ये अपना 59वां शौर्य दिवस मना रही है। बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में, तो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और सीआरपीएफ अपना शौर्य दिवस मनाता क्यों है? क्योंकि साथ ही 1965 में क्या है कि पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने वाले जो सीआरपीएफ कर्मी हैं इनकी बहादुरी और बलिदान को याद किया जाता है। इसलिए हर साल 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस माना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में। तो इसका गठन हुआ था 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर। अभी इसके नए महानिदेशक कौन बने थे? तो अनीश दयाल सिंह,
जबकि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो सेवा और वफादारी। अब एक बार हम लोग अप्रैल महीने के सारे डेज को एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले साथियों हम लोगों ने 1 अप्रैल से पढ़ा था उत्कल दिवस, जिसे उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। फिर हम लोगों ने सीधा 4 अप्रैल को पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। इसके बाद हम लोगों ने सीधे पढ़े थे 5 अप्रैल से 2 दिवस। एक तो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था ये जो अंतरराष्ट्रीय विवेक दिवस है, ये कब मनाया जाता है, तो हर साल 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल से हम लोगों ने पढ़ा था शांति और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया, सॉरी कल मैंने आपको रिवीजन कराया था विश्व जो स्वास्थ्य दिवस है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, ये आपका हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सीधा 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, और ये दिवस मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और आज हम लोगों ने पढ़ा है 9 अप्रैल से सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। अगला क्वेश्चन देखें, अंतरराष्ट्रीय जो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है, इसके लिए फिर से अभी किसे चुना गया? तो ये दोस्तों आपका आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क के करिएगा क्योंकि इनका नाम है जगजीत पवाड़िया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल इस चुनाव का जो आयोजन है ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने किया है, और ये जो जगजीत पवाड़िया है इन्होंने 2019 में भी जीत हासिल की थी। अच्छा, इनको कितने सालों के लिए चुना है? तो इनको 5 सालों के लिए चुना है, तीसरे कार्यकाल के लिए। और ये जो अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है, इसके जो सदस्य के रूप में इनका कार्यकाल रहने वाला है ये 2025 से 2030 तक रहेगा। अच्छा, इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने अपने चीन प्रतिबंधी चीन के हाओ वेईकोरा का रिकॉर्ड बोर्ड से जीत हासिल की है। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो इसका गठन हुआ था 1968 में जिनेवा के स्विट्जरलैंड के अंदर, लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है ये वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो जलाफ तौफीक। और वर्तमान में से सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें 13 जो है ये बोर्ड सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी अमेरिका की वन स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का जो सीईओ है ये किसने नियुक्त किया है? नाम है इनके साथियों मलय जोशी, जो कि एक भारतीय है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो आईटी सेक्टर की कंपनी थी विप्रो, इसने भी मलय जोशी को अमेरिका की जो वन स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट है इसका सीईओ नियुक्त कर दिया है। अच्छा, इन्होंने जगह किसके लिए? तो श्रीनी पल्लिया की। और अभी आप लोगों को याद हो तो अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि जो श्रीनी पल्लिया है इनको विप्रो का सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी एटीपी रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे जो उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी है ये कौन बन गए? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।